खेती की इन मुश्किलों के बीच किसानों को टिड्डियों के नए खतरे से जूझना पड़ रहा है। पूर्वी अफ्रीका से पाकिस्तान होकर भारत आने वाली रेगिस्तानी टिड्डियों ने राजस्थान में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये टिड्डियां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों तक पहुंच चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र के संगठन FAO ने जुलाई तक टिड्डी हमले जारी रहने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण में तेजी लाई गई है ताकि उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसमें हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर AK सिंह साहब मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान बुलेटिन में। टिड्डियों का जो ये कहर बरसा है, इतने सालों बाद अटैक हुआ है और क्रिसिल का भी कहना है कि इसकी वजह से जो 2.5% की कृषि की ग्रोथ रेट है उस पर क्लियरली असर पड़ सकता है। क्या कहेंगे, किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रही है सरकार? कहीं आपको लगता है कि फेलियर हुआ कोरोना के बीच में, जिस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए थे वो मुकम्मल स्टेप्स नहीं ले पाए? ऐसा है कि टिड्डियों के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए सरकार की तरफ से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कृषि विभाग के जितने संस्थान हैं और उनके अधिकारी हैं, सभी लोग पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं। और इस वर्ष अप्रैल 2020 से लेकर अब तक करीब 57 स्वार्म आए हैं, जिनको बहुत प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया गया है। और इसमें जो रसायनों का प्रयोग है उसके द्वारा व्हीकल माउंटेड माइक्रोनेयर, अल्वा मास और दूसरे तरह के जो छिड़काव करने वाले यंत्र हैं उनका पूरी तरह से प्रयोग किया गया है। और इसके साथ ही साथ जो है 7 राज्यों में पूरी तैयारी के साथ इनको नियंत्रित किया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी वजह से जिस तरह की आप चर्चा कर रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ है। जी सर, हमारे पास लगातार किसानों की इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। हाल ही में हमने दिखाया कि मूंग के किसान, कपास के किसान, उन्होंने टिड्डियों के डर से वो बिल्कुल दहशत में है। अपनी उनकी एक बार की जो भी बुआई थी, जो छोटे छोटे कोपले निकले थे, वो खराब हो गई और उसकी वजह से निरंतर किसान दहशत में है। किसानों का कहना है कि पहली खेप जो आई थी पाकिस्तान से, उसी समय सही तरीके से नियंत्रण कर लिया जाता तो रिजल्ट्स आज कुछ और होते, फैलाव दिल्ली तक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक ना होता। नहीं, कुछ नुकसान तो जरूर हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए अभी पीछे शनिवार को जो स्वार्म आया था तो रेवाड़ी से वो चल करके उसका पहला स्टॉप जो था अलीगढ़ में हुआ था। और जो नॉन शेड्यूल्ड डेजर्ट लोकस्ट एरिया है वहां पे भी डेजर्ट जो लोकस्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने जाकर के पूरी तरह से छिड़काव किया अलीगढ़ में, और उसके बाद अगले दिन जो है फर्रुखाबाद में। तो दोनों जगहों पे छिड़काव किया गया है। इनको प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया गया है। जो टिड्डियां बची थी वो आगे गई हैं और उनको वहां पे फर्रुखाबाद में मारा गया है। और रही जहां तक बात इनके प्रजनन की और अंडे देने की, तो जो स्वार्म उधर गया है तो अंडे देने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। जब तक ये वापस लौट करके राजस्थान में नहीं आएंगे, जहां पे मिट्टी भुरभुरी है, बलुई है, कड़ी जमीन में अंडे कभी नहीं दे सकते हैं। और उधर उनका नियंत्रण हो गया तो वापस आकर के फिर प्रजनन का कार्य ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोकल स्वार्म आया था उसको जमीनी स्तर पे भी और इसके द्वारा छिड़काव करके, जो हम हेलीकॉप्टर के द्वारा, ड्रोन के द्वारा जो वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं उनका पूरी तरह से नियंत्रण किया गया है। जी, ऐसे में ये बताएं कि हाल ही में 18 मई को कृषि विभाग ने कुछ पेस्टिसाइड्स को बैन किया है, जैसे कि क्लोरोपाइरिफॉस, डेल्टा मेथ्रिन और मेलेथियोन, लेकिन अब वो ऑफ शेल्फ हो जाएंगी और लेकिन टिड्डियों के नियंत्रण में इनका इस्तेमाल हो रहा। तो आप किस तरह का असर देखेंगे पर्यावरण पर, जो बाकी पशु पक्षी हैं उन पर, और यहां तक कि फसल में भी जिस तरह के अवशेष मिलेंगे, तो ऐसे में किस तरह की स्थिति पैदा होगी जब जैविक खेती की हम बात करते हैं, या फिर जो हमारी एक्सपोर्ट जो फसलें होती हैं उन सब में इस तरह के पेस्टिसाइडल रेजिड्यूज या अवशेष बचे होंगे? एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं, कि अभी तक जो कार्य किया गया है उसमें राजस्थान के लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा राजस्थान में अकेले करीब 1,16,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में और राज्य सरकार के द्वारा भी 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में छिड़काव किया गया है।
और इसमें ये जो दवाएं क्लोरोपाइरिफॉस और मेलाथियान है, इनका प्रभावशाली असर टिड्डियों के नियंत्रण में होता है। रही जहां तक बात पेस्टिसाइड को बैन करने की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अनुपम वर्मा कमेटी बनी थी। उन्होंने 27 जो कीटनाशी दवाएं, उसमें खरपतवारनाशी दवाएं हैं, फफूंदनाशी दवाएं हैं, उनके ऊपर कुछ और आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए सेफ्टी से संबंधित उसकी सिफारिश की थी। इनको अभी बैन नहीं किया गया है पूरी तरह से, और ये आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। उसके ऊपर वो विचाराधीन है और उसके ऊपर निर्णय होने के लिए अभी सरकार ने इनको टिड्डियों के नियंत्रण के लिए छूट दे रखी है। रही जहां तक बात अवशेषों की, तो जिन क्षेत्रों में इन दवाओं का छिड़काव हो रहा है, मुख्य रूप से डेजर्ट का इलाका है, वहां पर फसलें नहीं है, और जो फसलें हैं, फसलों के ऊपर भी जो दवा का छिड़काव किया जाता है, तो फसल के अंदर दवा जो है 25 से लेकर के 30 दिन के अंदर विघटित हो जाती है, तो उसका अवशेष फसल के दाने में या उत्पाद में नहीं आता है। तो यह बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो दवाओं का छिड़काव किया जाता है, उसका एक निर्धारित मात्रा है, दवा छिड़कने का स्पेसिफिक तरीका होता है, और उसको विशेष रूप से छिड़काव करने पे सही प्रोटोकॉल से अगर करते हैं तो फिर अवशेष की समस्या नहीं होती है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पे कई बार बीच बीच में चर्चा उठती है कि लोकस्ट जो है वह, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, करीब 72% के आसपास इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, और क्या इसका प्रयोग हम पोल्ट्री, फिशरी और डकरी में फीड के रूप में कर सकते हैं? फीड के तौर पर कर सकते हैं क्या? जी, ये सवाल अक्सर उठाया जा रहा है, तो इस बात में मैं ये जरूर यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि दवा छिड़कने के बाद जो टिड्डियां मरती हैं, उनके अंदर अवशेष की मात्रा ज्यादा हो सकती है, तो उसको हम फीड के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई तरीका अगर विकसित किया जाए कि हम टिड्डियों को जिंदा पकड़ सकें, जैसे अगर हम हेलीकॉप्टर के थ्रू कोई नेट लगा करके, जैसे मछलियों को पानी में जाल से पकड़ा जाता है, उस तरह की ऐसी कोई व्यवस्था आगे चल करके शायद हो सकता है विकसित हो कि अगर जिंदा हम इनको पकड़ सकें बिना दवा के छिड़काव के, तो निश्चित रूप से इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसको हम एक फीड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दवा छिड़कने के बाद मरी हुई टिड्डियों का प्रयोग तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके अंदर अवशेष ज्यादा होगा और वो फीड के रूप में प्रयोग नहीं हो सकते हैं। जी सर, एक और बात बताएं कि जिस तरह का बिहेवियरल पैटर्न इस बार हमने देखा कि जो अवयस्क टिड्डियां हैं पिंक कलर की वो आई और बड़ी तादाद में वो दूर दूर तक फैली, और अब इन पिंक कलर के बजाय अब ये मैच्योर्ड भी हो रही हैं, येलो पीले रंग की भी टिड्डियां नजर आ रही हैं। इससे आप फूड सिक्योरिटी पर किस तरह का आप असर देखते हैं, और इनका जो बिहेवियरल पैटर्न है, क्या आप साइंटिस्ट कम्युनिटी उसको बारीकी से पढ़ रही है, या फिर एग लेइंग वाले जो इनका एक्शन है जिन जगहों पर हो सकता है उन जगहों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? किस तरह की प्रोग्रेस है? बिल्कुल, इस बारे में बताना चाहूंगा आपको कि जो इनका जीवन चक्र है 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। जो पहली अवस्था होती है वो एग लेइंग की होती है, जहां पे एडल्ट फीमेल अंडे देती हैं, और अंडे ये समूह में देती हैं। एक समूह में करीब 40 से लेकर के 80 से लेकर के 160 अंडे पाए जाते हैं, और प्रति मादा जो है 2 से 3 गुच्छ अंडे के दिए जाते हैं, और अंडे जो है 15 दिन तक उस अवस्था में रहते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जिसको हम निम्फ बोलते हैं, जो 5 इंस्टार लार्वी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की होती है। ये करीब 36 दिन तक ये अवस्था पूरी होती है, और इसके बाद जो है 50 दिन की तीसरी अवस्था होती है जिसको हम क्राउडिंग फेज बोलते हैं, जिसके अंदर की इमैच्योर अडल्ट जो कि पिंक या गुलाबी रंग के होते हैं, जिसकी आप बात कर रही थी, वो स्वार्मिंग के एक्शन में आते हैं इकट्ठा होने के लिए। अगर स्थानीय तौर पे उनको भोजन मिल जाता है तब फिर वो ग्रुप बना करके या स्वार्मिंग करके उड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर भोजन की कमी होती है तब फिर इनके अंदर एक केमिकल सीरोटोनिन करके बोलते हैं, उसका सिक्रेशन होता है, और उसी के माध्यम से दूसरी टिड्डियों से वो कम्युनिकेशन करते हैं कि हमें एक साथ मिल करके और हवा की दिशा में उड़ना चाहिए। तो इन सब बातों के ऊपर बारीकी से वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है आगे चल करके कि ये जो रसायन के द्वारा इनका कम्युनिकेशन होता है उसको हम किसी तरह से ब्लॉक कर सकें, ताकि ये स्वार्मिंग के फेज में आए ही नहीं। और ये सब सारा अनुसंधान का विषय है जिसके ऊपर की काम हो रहा है। जो एडल्ट जो अर्ली एडल्ट होते हैं पिंक कलर के, वो एग नहीं देते हैं, मैच्योर एडल्ट ही एग देती है जो पीले रंग की हो जाती है। अब जैसे ये एडल्ट
मूव करके फर्रुखाबाद चले गए या अलीगढ़ चले गए, वहां पे कुछ थोड़े बहुत बच भी गए अगर, तो वो अंडे वहां पे इसलिए नहीं दे सकते हैं कि वहां की मिट्टी बहुत कड़ी होती है। अंडा देने के लिए इनको ओविपोजिटर जो इनका अंग होता है जमीन के अंदर 10 सेंटीमीटर तक घुसाना पड़ता है, तब जाकर के मादा अंडा दे पाती है। जब वो रेतीली जमीन होती है, बलुई जमीन होती है, जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में, तो वहां पे अंडा ये देते हैं और मौसम अनुकूल जब होता है तो उस समय एग लेइंग का काम होता है। तो अभी इस समय कोई स्वार्म जो है राजस्थान में नहीं है, इस समय मूव कर चुका है और इसलिए इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी तैयारी आगे आने वाला कोई है तो उसकी तैयारी है, उसको नियंत्रण करने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल जानकारी के लिए, धन्यवाद।